हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 5 राइट्स। तो हमने राइट्स के बारे में कई बार सुना है ना कि हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार हैं, हमारे संविधान में हमको दिए गए हैं। है ना, हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पार्ट 4 में, है ना, संविधान सॉरी पार्ट 3 में। तो ये अधिकारों की बात करते हैं कि एक नागरिक होने के साथ-साथ हमारे पास कई सारे अधिकार होते हैं। यहाँ पर देखो ये पिक्चर दी गई है, तो इसमें क्या लिखा है कि वोटिंग राइट की डिमांड कर रहे हैं ये लोग, है ना? ये जो है सेग्रीगेटेड रूल्स हुआ करते थे पब्लिक स्कूल्स में, तो ये अफ्रीका की कंडीशन भी थी और कई सारे देशों में होता था कि वोटिंग राइट तक नहीं दिया जाता था। वोटिंग राइट जो है उन्हीं को दिया जाता था, जिनके पास में प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ठीक है? और जो मेन होते थे उनको बस दिया जाता था, वुमेन्स को तो वोटिंग राइट देते ही नहीं थे। अफ्रीका में तो अपार्थाइड चलता था, है ना? हमारे देश में भी जो है अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया, ठीक है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था, ओके? तो इसलिए सब लोग राइट्स की डिमांड करते हैं कि हमारे कुछ अधिकार होते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, हम अपने मतलब बातचीत करते रहते हैं कि राइट्स, राइट्स की बात करते हैं, ठीक है? तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेसी क्या होता है? जहाँ पर जनता का रूल है, ठीक है? जनता ही अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं, वो लोग जो है कानून बना रहे हैं। ओके, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है हम बात करते हैं राइट्स की, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर जो है क्या है, जनता का शासन है ना? तो वहाँ पर अधिकारों की भी बात करेंगे। राइट टू वोट, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड सो ऑन। कई सारे अधिकार होते हैं। हमारे देश में भी जैसे कि संविधान ने आर्टिकल 226 के तहत हमको जो है राइट टू वोट का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है? हमारे देश में भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म कर लेते हैं, कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन। तो ये सब क्या है, ये पॉलिटिकल राइट्स कहलाते हैं। तो इनके साथ-साथ जो जनरली एक्सेप्टेड पॉलिटिकल राइट्स के साथ-साथ कुछ सिविल राइट्स भी होते हैं। हमने देखा पॉलिटिकल राइट्स ये सारे हो गए, ठीक है? अब सिविल राइट्स कौन से होते हैं? जैसे कि पीपल जो है आज के टाइम पर कई सारी न्यू डिमांड्स कर रहे हैं राइट्स की, है ना? नए-नए राइट्स निकल के आ रहे हैं। ओके, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो हर एक चीज़ की डिमांड की जा रही है और ज़्यादा राइट एक्सपेंड होते जा रहे हैं। अभी जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया है कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज होता है। ओके, क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो उससे क्या होगा, हमारी जिंदगी अफेक्ट होगी। क्लाइमेट चेंज होगा तो जो वेदर इवेंट्स हैं बहुत ज्यादा हो जाएंगे, एक्सट्रीम हो जाएंगे। जैसे अगर साइक्लोन आ रहा है तो बहुत ज्यादा वो तीव्र हो जाएगा, बहुत तेज होगा, ठीक है? गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, स्नोफॉल नहीं हो रही है, तो सूखा पड़ रहा है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब हो जाएगा, ठीक है? तो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए। ओके, मतलब कि सभी जो कंट्रीज़ हैं उनको साथ में आकर के जो है इसके खिलाफ जो है ऐसे ऐसी ग्रीन पॉलिसीज़ लेनी चाहिए कि जिससे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट खत्म हो, CO2 का एमिशन ना हो। ओके? तो वैसे ही जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी भी दिया। तो ऐसे ही सिविल राइट्स होते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू क्लीन एयर होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। हमारा भी जो है आर्टिकल 21 जो है ना फंडामेंटल राइट टू पॉल्यूशन फ्री जो है, राइट अगेंस्ट पॉल्यूशन है, ठीक है? मतलब पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन होगा तो हमारी क्या होगी, हेल्थ खराब होगी। ओके, हेल्थ खराब होती है तो क्या होगा, हमारी जिंदगी नहीं रहेगी। और आर्टिकल 21 में क्या होता है, राइट टू लाइफ होता है। तो राइट्स को ना क्लेम किया जाता है अगेंस्ट जो मतलब सिर्फ रिलेशन में पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ्स में नहीं, बल्कि हमारे जो रिलेशंस होते हैं सोशल में देखें, अगर जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं उसमें भी राइट्स होते हैं, है ना? हमारे कुछ अधिकार होते हैं। तो अधिकार जो होते हैं ना, राइट्स होते हैं, क्लेम सिर्फ ह्यूमन जो है, अडल्ट ह्यूमन है, जो बड़े लोग हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं है। ये बच्चों के लिए भी कुछ अधिकार होते हैं। अनबोर्न फीटस है ना, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, छोटा सा है, तो उसके भी अधिकार होते हैं, एनिमल्स के भी होते हैं। कई बार ना ह्यूमन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट आता है, जैसे कि जो एलिफेंट का बहुत ज्यादा इशू देखा जाता है केरला साइड। तो केरला में ना कभी एलिफेंट जो है अटैक कर देते हैं उनके ऊपर, या फिर इंसान कर देते हैं उनके ऊपर, है ना, उनकी फील्ड पे। तो इससे ना ह्यूमन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और एनिमल के राइट्स की भी बात आती है कि आपने भी तो इतना ज्यादा इंक्रोचमेंट किया हुआ है, उनके पूरे जंगल वगैरह तबाह कर दिए, जंगलों के बीच से जो है रोड निकाल दी, उनका घर छीन लिया, है ना? तो कई सारी बातें आती है राइट्स की अगर बात करते हैं तो, ठीक है? तो अभी जो है हम चैप्टर को समझेंगे तो हमें क्या जानने को मिलेगा कि जो हम राइट्स की बात करते हैं ना, तो राइट्स का मीनिंग क्या होता है, ये सब कुछ देखेंगे। किस बेसिस पे राइट्स को क्लेम किया जाता है, ओके? और जो पर्पस क्या है, जो राइट
हर एक चीज़ का पर्पस होता है, तो राइट्स का क्या पर्पस होगा और इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं जो राइट्स होते हैं, तो हम सारी चीज़ों को समझेंगे चैप्टर के साथ-साथ। अब राइट्स क्या होते हैं? राइट्स ना एसेंशियली अगर देखें एंटाइटलमेंट और जस्टिफाइड क्लेम होता है। आप एक सोसाइटी में रहते हो, समाज में रहते हो, सभी लोग अपनी राइट्स को तब एन्जॉय कर पाएँगे जब एक अपने दायरे में रह कर के काम करेंगे, ठीक है? आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को गलत शब्द बोलो या फिर जो है किसी के धर्म के बारे में गलत बोलो, है ना? तो भड़काऊ भाषण दो, तो ऐसा नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप अपना जो है डिसकंटेंट जो होता है ना, मतलब अपनी नाराज़गी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो अगर वो कुछ गलत करते हैं, है ना? सही-गलत बता सकते हो। तो ये होता है, अपनी बात को रखना होता है ना? ऐसे गलत तरीके से यूज़ करना नहीं होता। तो सोसाइटी में ऐसा होता है, जब सोसाइटी में रहते हैं ना तभी वो क्लेम जो है जस्टिफाइड कहलाते हैं। हम एक सिटीज़न हैं, इसलिए हमको जो है ये राइट्स मिले हुए हैं। इंडिविजुअल को, ह्यूमन बीइंग्स को, है ना? तो कई सारे अधिकार दिए गए हैं। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल में, ठीक है? यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था 1948 में, तो उन्होंने भी ह्यूमन राइट्स की बात की थी कि जो एक इंसान होने के कई सारे अधिकार होते हैं। ऐसा ना हो कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जाकर के आप टॉर्चर कर रहे हो, किसी को बहुत ज़्यादा मतलब प्रताड़ित कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? तो हर एक इंसान के कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं। जैसे नहीं कोई कंट्री जो है वो क्या करती है सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक कर दी। ये तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम समटाइम्स क्या देखते हैं कि जो एक ड्यू की तरह देखते हैं राइट्स को, है ना? कि जो हमारा है ना, हमारा कुछ किसी और के ऊपर जो है उधार है, ठीक है? जब सोसाइटी इसको मानती है, ठीक है? सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज़ करती है लेजिटिमेट क्लेम को, तभी हम उसको फिर अधिकार बोल पाते हैं, ओके? सोसाइटी ने माना तभी तो सोसाइटी में क्या है, हम ही सब लोग तो हैं, सब लोग जो आते हैं वो सोसाइटी में आते हैं, सारे इंसान जो होते हैं, ओके? तो यही जो है फिर जस्टिफाइड क्लेम कहलाता है। कई बार सोसाइटी भी गलत होती है, तो सोसाइटी को करेक्ट करने का काम हमारे जो है गवर्नमेंट करती है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ जो हम आप मानो या फिर हम माने तो वो जो है नेसेसरी है, ज़रूरी है और डिज़ायरेबल सही राइट है। ओके, जैसे कि आप जो है क्या पहनना चाहते हो क्लोथ्स अपनी चॉइस के स्कूल में रेदर देन जो आपको यूनिफ़ॉर्म है, तो ये आपका अधिकार नहीं है, ठीक है? जो वहाँ का प्रिस्क्राइब्ड कोड है तो कुछ डिसिप्लिन के साथ रहा जाता है ना, स्कूल्स में एक पर्टिकुलर जो यूनिफ़ॉर्म पहनी जाती है। तो ये आपके लिए आप बोलो कि ये तो मेरा राइट है, मैं ऐसा करूँ, तो ऐसा नहीं होता है ना? कुछ राइट्स जो होते हैं, तो इसको आप अपना राइट नहीं कह सकते, ठीक है? तो जैसे कि आप जो है स्टे आउट करना चाहते हो लेट नाइट में, ठीक है? पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है आपको जो है अधिकार है कि आप ड्रेस करो मतलब जो भी पहन सको अम जो भी स्कूल में पहनना चाहो वो पहन सको और जो रात में घर में वापस आओ जब आपको आना हो, है ना? ऐसा नहीं होता है। रात में कई सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, है ना? तो हमारे पेरेंट्स हमें सजेस्ट करते हैं कि जल्दी घर आ जाना, है ना? तो लेट नाइट पे जाना ऐसा ठीक नहीं होता है, तो आपका ये अधिकार नहीं है। इस तरीके से आप राइट नहीं कह सकते इसको कि जस्टिफाइड एंटाइटल जो क्लेम होगा, ओके? तो एक डिफरेंस होता है कि आपको क्या चाहिए व्हाट आपको जो चाहिए, ठीक है? और आपको जो मिलना चाहिए, ठीक है? आपको जो एंटाइटल हो जिसके लिए, ओके? और किसको आप राइट्स बोल सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट होता है ना? हर चीज़ को आप अधिकार नहीं बना सकते। जैसे कि पढ़ाई करना सभी का अधिकार होता है, ठीक है? उनको एजुकेशन मिले ये सबका अधिकार होता है, हेल्थ की सर्विस मिले ये सबका अधिकार होता है, ठीक है? हेल्थ की सर्विस मिलना सबका अधिकार, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले, ओके? तो ये कुछ अधिकार हैं जो राइट्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट किए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किए हैं, जो जिसके लिए आप एंटाइटल्ड हो, ठीक है? आपको ये मिलने ही चाहिए। पर आपको क्या चाहिए व्हाट आई वांट ये तो भई डिफरेंट चीज़ हो जाती है ना, कि अपनी मनमानी करना हो जाता है। राइट्स जो होते हैं वैसे क्लेम होते हैं जिसके साथ ना जिससे आप अपनी लाइफ जो है अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ और डिग्निटी के साथ जी सको, ऐसे अधिकार वो अधिकार कहलाते हैं, है ना? सभी लोग अच्छे से अपनी लाइफ को लीड कर सके, अच्छे से जी सके तो वो कहलाते हैं राइट्स, है ना? इनफैक्ट अगर देखें कि एक ग्राउंड ये भी होता है कि राइट्स को ना हम ऐसा क्लेम क्लेम के तौर पर देख सकते हैं, जब जो है हम ऐसी कंडीशन हो कि हम अपने आप को एक सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी वाली जो है सभी लोग जो इसको माने, है ना? कि सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जी सकें, तो उसको अधिकार मानते हैं। और ये जो होता है ये क्लेम होते हैं फिर। जैसे कि राइट टू लाइवलीहुड जो है कंसीडर किया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये कि हम जो है अपनी लाइफ अच्छे से जी सके डिग्निटी के साथ। राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ के अंदर आता है आर्टिकल 21 में, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था।
आप अच्छे से जो है कहीं पे एम्प्लॉयमेंट हो आपकी, ठीक है? जॉब करते हो या फिर आपके पास में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। आप जो है आपके पास में पैसे आ रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर सकते हो, ओके? तो ये सेंट्रल होता है डिग्निटी के लिए, है ना? कि आप कमाते हो, आप जो है अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हो। हमारी बेसिक नीड्स जो है फुलफिल हो सकें, जो कि बेसिक नीड अगर हमारी फुलफिल होती हैं तो हमें फ्रीडम फील होती है ना? तब जब हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी तब हमें लगेगा कि हाँ, हमारे पास फ्रीडम है कि हमारे टैलेंट को और इंटरेस्ट को हम परस्यू कर पाएँ। भूखे पेट भजन नहीं होते, आपने भी सुना होगा, है ना? जब हमारे पास बेसिक शेल्टर है, ठीक है? हमारे पास जो है घर है ना? हमारे सर पर छत है, हमारे पास में खाना है खाने को, कपड़े हैं पहनने को, है ना? जब हमारी ये बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी, हमें एजुकेशन मिल रही है, ओके? तो ये सारी नीड्स फुलफिल होंगी तब आप अपने टैलेंट के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में सोचोगे, वरना घर की कंडीशन के बारे में ही सोचते रह जाते हैं लोग, है ना? तभी हम अपने आप को जो है फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। ओके, तो इस राइट्स के थ्रू जो है इन राइट के थ्रू जो है हमको क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिल पाती है कि हम क्रिएटिव हो पाएँ और ओरिजिनल हो पाएँ, है ना? वेदर लिखने में या फिर डांस करने में, म्यूज़िक हो या फिर दूसरी क्रिएटिव थिंग हो, आपका जो टैलेंट है ना? तो जब आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाएँगी तब आप ये जो काम कर पाओगे, है ना? वरना भूखे पेट भजन नहीं होते। एंड जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, है ना? क्योंकि यही हमको अलाउ करते हैं कि हम फ्रीली एक्सप्रेस कर सके अपने बिलीफ्स एंड ओपिनियंस को। डेमोक्रेसी में क्या जनता का शासन ही तो होता है, जनता का रूल होता है ना? तो वहां पर सभी लोगों को अपने बिलीफ जो है, सारी चीजें जो ओपिनियन है रखने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत जरूरी होता है। हमारे संविधान में आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए में दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, ओके? तो राइट्स है जैसे कि राइट टू लाइवलीहुड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओके? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो भी सोसाइटी में रहते हैं, है ना? इसको जो है यूनिवर्सल माना गया है। मतलब एक ह्यूमन हो आप, तो आपके पास में जो है आपको अपना कमा सको, आप अच्छे से जो है एम्प्लॉयमेंट हो आपके पास में, है ना? और जो है आप अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ में जी सको, है ना? आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हो और आप जो है बोलने का अधिकार हो, अपने एक्सप्रेशन जो है आप बिलीफ वगैरह ओपिनियन रखने का, तो इसको ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। ये जो है यूनिवर्सल है। मतलब कोई भी ह्यूमन है उसके लिए ये जो है होना ही चाहिए ये ह्यूमन राइट। जैसे कि अफगानिस्तान की बात करें, वहां पर महिलाओं की कोई भी अधिकार नहीं है। वहां पर वो उनको एजुकेशन भी नहीं मिलती, ना उनको अपने व्यूज ना ओपिनियन कुछ भी रखने का अधिकार नहीं मिलता है। ओके, चाइना में भी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। वो लोग कुछ भी नहीं बोल सकते गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर उन्होंने बोला तो फिर गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन लेती है और बहुत ही क्रूअल पनिशमेंट भी मिलती है। नॉर्थ कोरिया में ये भी यही सीन है, ठीक है? तो कई सारे देश हैं जहाँ पर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो हमारे देश में तो कितने ज़्यादा अधिकार हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर को तक कुछ भी बोल देते हैं, है ना? तो मतलब कि हमारे यहाँ कोई भी किसी को कुछ भी बोल देता है, ठीक है? पर लिमिट में रह के बोलना चाहिए, है ना? जो ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए किसी को, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना? अपनी बात को रखने का भी एक तरीका होता है। सुप्रीम कोर्ट भी तो अपनी बात को रखती है, अगर कोई गलत होता है उसको गलत कहते हैं, है ना? तो जैसे कि हमारे जो लीडर्स थे वो भी गलत होता था उसको गलत कहते थे, तो एक बात को रखने का तरीका होता है ना? तो दूसरा ग्राउंड जो कि हम अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं कि हमें ये अधिकार मिलने ही चाहिए, जो ग्राउंड जैसे कि नेसेसरी है हमारे रहने के लिए अच्छे से। हम अपने टैलेंट को डेवलप कर पाएँ, है ना? टैलेंट को और स्किल्स को इंडिविजुअल को हेल्प करें, है ना? तो ऐसे राइट जैसे कि राइट टू एजुकेशन जब हमको मिलेगा, तो है हम क्या कर पाएँगे अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर पाएँगे, है ना? ठीक है, चीज़ों को समझ पाएँगे, ओके? और इससे ना हमारे पास स्किल्स भी आएँगी, हमें जो है लिखना-पढ़ना आएगा तो हम चीज़ों को समझ पाएँगे, सोसाइटी में क्या चल रहा है, हम आर्टिकल्स पढ़ पाएँगे न्यूज़पेपर में, है ना? अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएँगे, ओके? हम अपनी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बना पाएँगे, है ना? जब हमको पता होगा कि ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट है, इनकी कंपनी कैसे है, कहाँ पर सस्ता है, कहाँ पर महँगा है, किनकी क्वालिटी सर्विस है, तो हम अच्छी चॉइसेस ले पाएँगे। तो पढ़ाई तो बेसिक चीज़ होती है ना? जैसे आप मैथ्स कई सारे लोगों का वीक होता है। अगर आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे तभी आप जो है कोई भी सामान खरीदोगे तो आप प्रॉपर चीज़ों को समझ पाओगे, है ना? तो एजुकेशन को भी डेज़िग्नेट किया गया है एक यूनिवर्सल राइट के तौर पे, ठीक है? यूनिवर्सल राइट्स में आपने देखा ना कि वो जो है एजुकेशन भी आता है, ओके? अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसी एक्टिविटी जो हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक होती, गलत होती है, जिससे हमें नुकसान पहुँचे हमारे शरीर को और हमारे जो वेल-बीइंग को, तो उससे क्या होता?
उसको आप राइट नहीं बोल सकते। जैसे कि कोई ड्रिंक करना या फिर ड्रग्स को लेना या फिर सिगरेट वगैरह, है ना? तो इनको आप अधिकार नहीं बोल सकते कि आप जो चाहे करो, है ना? तो ये जो है गलत चीज़ होती है। अब देखो इससे ना एक और चीज़ है, आर्टिकल 47 जो है हमारा संविधान का, डीपीएसपी का, तो ये ना डायरेक्टिव देता है स्टेट को। क्या डायरेक्टिव देता है कि भई आपको ऐसा काम करना है कि जो इंजूरियस है हेल्थ के लिए, ड्रिंक्स एंड ड्रग्स उसको बैन करना है, प्रोहिबिट करना है। मतलब कि जैसे नहीं हम बिहार में जो है सॉरी जो गुजरात में भी है, तो वहाँ पर जो अल्कोहल बैंड है, ठीक है? तो वहाँ पर प्रोहिबिट किया जाता है उसको, जो है ड्राई स्टेट कहा जाता है इसको, ठीक है? ऐसे ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को इंजूरियस है तो उसको बैन करना है। तो ये गवर्नमेंट के काम दिया गया है ना? जैसे कि मेडिकल रिसर्च में ना शो किया गया कुछ जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं वो हमारे लिए खतरनाक है, वो अच्छी नहीं होती है हमारी हेल्थ के लिए। तो वो जो है हमारे अफ़ेक्ट करते हैं रिलेशन जो है दूसरों के साथ उस ड्रग्स से। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमारा जो है इन्हेल करना और इंजेक्ट करना ड्रग्स को, मतलब अपने शरीर में जो है ड्रग्स को लेना, है ना? और स्मोक करना टबैको का, तो ये जो है अधिकार है। तो ये कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है? इन केस ऑफ स्मोकिंग की बात करें तो ये हमारी इंजूरियस होती है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है? हर एक इंसान की हेल्थ के लिए इंजूरियस होती है, जिनको स्मोकर्स भी कहा जाता है ना? और जो हमारे आस-पास रहते हैं ना, तो सेकंड हैंड स्मोकिंग भी कहा जाता है, ठीक है? पब्लिक प्लेसेस में इसमें बैन भी किया गया है। जो स्मोकर होते हैं ना, जैसे कि आप बिल्कुल भी स्मोक वगैरह कुछ नहीं करते हो, पर आपका जो है कोई फ्रेंड करता है ना? तो उसका धुएँ की वज़ह से आपको भी अफ़ेक्ट पहुँचेगा, अफ़ेक्ट होगी आपकी हेल्थ भी, क्योंकि धुआँ तो आप भी इन्हेल कर रहे हो ना उसका, सेकंड हैंड स्मोकिंग कहा जाता है इसको। ड्रग्स सिर्फ़ इंजर नहीं करती है, हमको तकलीफ़ नहीं पहुँचाती है हमारी बॉडी को, इसके साथ-साथ तकलीफ़ तो पहुँचाती है, उसके साथ-साथ जो है चेंज करती है हमारे बिहेवियर पैटर्न को और डेंजर में डाल देते हैं लोगों को, है ना? दूसरे लोगों को भी, ठीक है? तो अब देखो इंसान तो एक सोशल प्राणी ना, आप अपनी फैमिली में रह रहे हो, अगर जैसे कि एक पर्सन है, उसकी पूरी फैमिली है ना? इसकी तबीयत खराब होगी तो फैमिली पे भी इम्पैक्ट पहुँचता है ना? वो भी अफ़ेक्ट होते हैं। ओके, तो हर एक किसी का रिलेशन होता है। ओके, तो एक इंसान जो अफ़ेक्ट होता है तो उसके साथ दूसरे लोग भी, उनकी ज़िंदगी भी जो है अफ़ेक्ट होती ही है। अगर हम जैसे डेफ़िनेशन देख रहे थे राइट्स की, तो उसके साथ-साथ स्मोकिंग करना और बैंड ड्रग्स को लेना, जो कि गवर्नमेंट ने बैन कर दी है ड्रग, जो कि मार्केट में नहीं मिलती है, उसको मना किया गया है किसी को लेना, तो इसको आप अधिकार नहीं बोल सकते, है ना? राइट नहीं बोल सकते। अब राइट्स आते कहाँ हैं? आपने देख लिया कि राइट टू एजुकेशन होता है, राइट टू हेल्थ होता है, ठीक है? राइट टू लाइवलीहुड होता है ना? तो ये राइट्स आते कहाँ से हैं? पहले हिस्ट्री से पढ़ते हैं। 17th एंड 18th सेंचुरीज़ में पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, वो आर्ग्यू करते थे कि राइट्स जो है हमें नेचर ने दिए हैं, ठीक है? पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो इसके बारे में बात किया करते थे, है ना? वो थिंकर्स हुआ करते थे ना, जिनके पेट भरे होते वो लोग फिर बैठ के और क्या करना है ना? तो समाज, सोसाइटी को किस तरीके से सुधार सकते हैं, क्या हमारे का अधिकार है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो 17th एंड 18th सेंचुरी में जो ये थ्योरिस्ट क्या बोलते थे कि जो अधिकार हमको मिले हैं ना, वो नेचर ने दिए हैं और जो गॉड ने दिए हैं। जो राइट्स जो है मैन को मिले हैं, वो नेचुरल लॉ से मिले हैं। ओके? इसका मतलब है जो राइट्स होते हैं, नॉट कन्फर्ड बाय रूलर्स और सोसाइटी, मतलब रूलर्स और सोसाइटी से नहीं मिले हैं ये। ये जो है गॉड ने दिए हैं, ओके? नेचर से मिले हैं ये राइट्स। ओके? ये नेचुरल लॉ की बात किया करते थे। हम जो है जन्म के साथ हमें अधिकार मिले हैं। पहले के लोग ऐसी बातें किया करते थे, ठीक है? एज़ सच ये जो राइट्स होते हैं एलिएनेबल होते हैं, मतलब इनको जो है आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये राइट्स जो है आपके पैदा होने के साथ ही आपके साथ आए हैं और इसको आपको जो दूर भी नहीं कर सकता आपसे, ये जो राइट्स होते हैं, इन अधिकारों को आपसे कोई दूर भी नहीं कर सकता। जॉन लॉक था ना, जॉन लॉक भी एक थिंकर थे, तो वो कहते थे कि नेचुरल राइट्स के बारे में भी कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी 16-17 सेंचुरी में, कि 3 राइट्स जो हैं ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो है इनएलिएनेबल राइट्स है, मतलब इनसे आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। ठीक है? तो राइट टू लाइफ, लाइफ होगी तो सब कुछ होगा। ठीक है? लिबर्टी, आपकी आज़ादी एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट हुआ करता और बाकी के जो राइट्स है ना, वो इन राइट्स से ही डिराइव हुए हैं। ओके, आइडिया जो है कि हम जो अपने राइट्स के साथ में बॉर्न हुए हैं, तो ये ना राइट्स के साथ में तो बहुत ही पावरफुल नोशन था, बिकॉज़ कोई भी स्टेट हो गई, ऑर्गनाइज़ेशन हो गई, आपके राइट्स को आपसे छीन नहीं सकती थी, किसी भी लॉ के थ्रू, ठीक है? कोई भी स्टेट ऑर्गनाइज़ेशन कोई भी जो है इसके
छीन नहीं सकती थी, क्योंकि ये लॉ ऑफ द नेचर, नेचर ने दिए हैं ये राइट्स, गॉड ने दिए हैं, ठीक है? तो ये कंसेप्शन था, ये मानना था नेचुरल राइट्स के बारे में, है ना? तो इसको बहुत लोग जो है अपोज भी किए कि इससे क्या होता, आर्बिट्ररी पावर जो है नहीं, मतलब जो अम, जो गवर्नमेंट हुआ करती थी, जो स्टेट हुआ करते थे, तो वो स्टेट क्या करते थे, इसको जो है यूज करते थे, मतलब इनकी आर्बिट्ररी पावर चलती थी, ये लोगों के अधिकारों का हनन करते थे। तो जो है लोग कहते थे कि भाई हमारा तो नेचुरल राइट है, आप इसको जो है छीन नहीं सकते, ठीक है? इनको क्रिटिसाइज करते थे, बोलते थे नेचुरल लॉ से हमको मिले अधिकार। तो इसको यूज किया जाता था नेचुरल राइट की मान्यता को, कि जो कंसेप्शन था कि जो एक्सरसाइज पावर आर्बिटरी अपने मनमाने ढंग से स्टेट या फिर गवर्नमेंट जो है रूल ना करे, और इंडिविजुअल की फ्रीडम्स जो है उसको सेफ गार्ड करे, है ना? बेसिक था कि ह्यूमन जो है अपनी फ्रीडम को बचाना चाहते थे, है ना? इसलिए जो है लॉ ऑफ द नेचर का सहारा लिया उन्होंने, है ना? कि ये अधिकार तो हमें भगवान ने दिए हैं, ये इन अधिकारों को आप छीन नहीं सकते। रिसेंट ईयर्स में आज के टाइम पर बोले तो जो ह्यूमन राइट जो है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है नेचुरल राइट की जगह, ठीक है? अब ह्यूमन राइट वर्ड को यूज़ करने लगे, पहले के टाइम पर नेचुरल राइट का वर्ड यूज़ किया करते थे। क्योंकि ना आइडिया जो है बीइंग नेचुरल लॉ या फिर सेट ऑफ नॉर्म्स, जो कि नेचर, मतलब कि जो नेचर ने हमको अधिकार दिए हैं, नेचुरल लॉ, गॉड। तो आजकल बहुत सारे लोग हैं जो गॉड को भी उतना नहीं मानते हैं, है ना? तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते ये सब, इन सब चीज़ों को आज के टाइम पर। आइडियोलॉजी भी चेंज हो जाती है ना लोगों की, टाइम के साथ-साथ वर्ड भी चेंज हो जाते हैं, वर्ड के मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। तो ये भी चेंज हो गया है ना, कि अब जो है नेचुरल राइट्स की जगह जो हम ह्यूमन राइट्स को यूज़ करने लगे, ठीक है? तो राइट्स जो है बहुत ज़्यादा जो बढ़ने लगे, उसको गारंटी करने लगे कि ह्यूमन बीइंग जो है उसको तो मिलना ही चाहिए ह्यूमन राइट। उसकी वजह से जब ह्यूमन राइट्स मिलेंगे तो वो अपनी मिनिमल गुड लाइफ अपनी जी पाएँगे, है ना? अच्छे से अपनी ज़िंदगी जो है बिता पाएँगे। तो असम्पशन ना, जो इसके पीछे का क्या था ह्यूमन राइट्स का, कि सारे के सारे पर्सन जो है उनको जो है कुछ अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है? क्योंकि वो ह्यूमन्स हैं। तो ये माना जाता था कि आप एक ह्यूमन हो, आप एक इंसान हो, इसलिए आपको जो है कुछ अधिकार दिए गए हैं। एज़ अ ह्यूमन बीइंग के तौर पे हर पर्सन जो है यूनिक होता है और इक्वली वैल्यूएबल होता है। पहले के टाइम पर क्या होता था? स्लेवरी चला करती थी, है ना? स्लेवरी सिस्टम हुआ करता था। तो कुछ ह्यूमन्स अपने आप को सुपीरियर मानते थे, जो गोरे हुआ करते थे। बाकी सब जो रेस के हैं, जो भी दूसरे कलर के हैं, उनको इंफीरियर माना करते थे और बोलते थे इनके कोई अधिकार नहीं है, है ना? तो ये गलत चीज़ थी। तो इसके अगेंस्ट में बोला गया कि हर एक इंसान जो है इक्वली वैल्यूएबल है, ठीक है? सब लोग जो है इक्वल डिग्निटी, इक्वल लाइफ सबकी होनी चाहिए, ओके? हर एक पर्सन यूनिक है अपने आप में, हर एक इंसान की जो है डिग्निटी होनी चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए, है ना? तो ये ह्यूमन राइट में माना गया। इसका मतलब है कि सारे के सारे पर्सन हैं, इक्वल हैं, किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि पैदा हुआ है किसी और को सर्व करने में। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम था, ठीक है? पहले के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा था, अब तो ठीक हो गया है। तो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शूद्र को बोलते थे कि ये लोग जो है इन तीनों को सर्व करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत था, ठीक है? आप किसी पर्सन को पैदा हुआ है वो उस जगह पर, उस कास्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वही काम करेगा। बर्थ के बेसिस पे आप कोई भी डिसाइड नहीं कर सकते, ओके? क्या पता उसका टैलेंट क्या है, स्किल क्या है, ठीक है? आप ऐसा थोड़ी बोल सकते कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये सब चीज़ें नहीं चलती, ये सब बकवास होता है, ठीक है? आप किसी की कैपेबिलिटी को, मतलब अब जो है वो पैदा हुआ है तो आप जज नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है? तो कोई भी ऐसा नहीं है कि पैदा हुआ है किसी और को सर्व करने के लिए। हर एक ह्यूमन अपने आप में यूनिक है और उसकी रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी होती है, ठीक है? इक्वल होता है वो। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि हमारे अंदर जो है एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, हमारे अंदर ही कोई एक वैल्यू होती है, जिसकी वजह से हम सभी लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हैं, है ना? ताकि हम फ्री रह सके और अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सके, है ना? हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए, है ना? हमारे प्रियम्बल में भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, ओके? तो ये मानना जो है ना, फ्री और इक्वल रहना सेल्फ सभी लोगों का, तो इसको जो है इसने चैलेंज किया इस आइडिया ने, जो कि सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग जो है फ्री हैं, सभी लोगों की रिस्पेक्ट है ना? तो इस आइडिया ने चैलेंज किया जो एक्सिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ थी ना हमारे समाज में, जैसे कि रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन, जेंडर, ओके? तो कई सारी इनइक्वालिटीज़ तो इनको चैलेंज किया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के जो है अधिकार होते हैं, ओके? ह्यूमन राइट्स, और सभी लोग इक्वल हैं। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, इसको लाया गया था 1948 में, 10 दिसंबर को जो है,
ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इन्होंने भी इस चीज़ को माना कि सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोगों की डिग्निटी होती है ना? और अटेम्प्ट किया कि रिकॉग्नाइज़ करें इन जो ये क्लेम्स जो है वर्ल्ड कम्युनिटी कलेक्टिवली, मतलब सारी कंट्रीज़ जो है, जो कम्युनिटी है, सभी लोग इसको एक्सेप्ट करें कि जो है ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, उनका अधिकार होता है कि वो अपनी लाइफ़ को डिग्निटी के साथ में, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में जी सकें। ओके? तो यही ह्यूमन राइट होता है कि सभी लोगों की इज़्ज़त करना, सभी लोग अच्छे से जी सकें, है ना? किसी को टॉर्चर ना करा जाए। जैसे पुलिस टॉर्चर करती है ना, एक इंसान को अरेस्ट किया और उसको क्या किया, उसको जेल में डाल के टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो वो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? हमारे देश में भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है? ह्यूमन राइट्स कमीशन है हमारे देश में भी, जो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो नोशन है ना ह्यूमन राइट्स का, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का, इसको ना जो ऑप्रेस्ड पीपल थे, जिनने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सही है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है वर्ल्ड में, उन लोगों ने इसको यूज़ किया उन लॉज़ को चैलेंज करने के लिए, जो कानून जो है उनको सेग्रीगेट करते थे, अलग-अलग करते थे, हाँ, ठीक है? भेदभाव किया करते थे। उन लॉज़, उन कानून को जो है चैलेंज किया, जो जो कानून जो है उनको अनइक्वल अपॉर्च्युनिटी नहीं देते थे, ठीक है? इक्वल अपॉर्च्युनिटी नहीं देते थे, उनको अधिकार नहीं देते। जैसे कि अपार्थाइड मूवमेंट चला था, जो है साउथ अफ्रीका में, ठीक है? साउथ अफ्रीका के लोगों ने बोला था कि हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है? कि हम जो है इक्वली, जो हम सब जो है इक्वल होते हैं, हम सबको अच्छे से अपनी डिग्निटी के साथ में लाइफ जीना हमारे अधिकार है। ओके, तो इसको यूज़ किया गया। ये लोग जो थे सेग्रीगेटेड पीपल थे, इनको जो है सेग्रीगेट किया गया था। जो इनके कानून ऐसे थे, साउथ अफ्रीका में ऐसे-ऐसे कानून बनाए गए थे, ठीक है? जो व्हाइट पीपल थे ना, वो ब्लैक्स को जो है बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट किया करते थे। ओके, तो यही स्ट्रगल जो किया जाता था इन ग्रुप्स के द्वारा, इसलिए जो है फिर क्या किया गया, जो राइट्स जो है ना पहले से चले आते थे, उनको भी चेंज किया गया। स्लेवरी को पहले ना, स्लेवरी बहुत ज़्यादा चला करती थी। स्लेवरी जो है उन लोग नेचुरल माना करते थे। एरिस्टोटल तो कहता था स्लेवरी नेचुरल है। एरिस्टोटल स्लेवरी को जस्टिफाई करता था कि स्लेव्स जो है वो सही है, वो मस्कुलर होते हैं, ठीक है? उनको यही काम करना चाहिए। मास्टर होते हैं, उनको इंटेलेक्चुअल काम करना होता है। तो ये स्लेवरी को जस्टिफाई किया करते थे। इनकी थ्योरी ऑफ स्लेवरी भी है, ठीक है? तो स्लेवरी जो है उसको अबॉलिश किया गया, है ना? कई सारे देशों में आज के टाइम पर जो है स्लेवरी जो है बिल्कुल नहीं होती है। मतलब होती तो है, पर ये गलत होती है ना? बहुत ही गलत चीज़ है। हमारे देश में भी आप इसको देख सकते हो, आर्टिकल 24 जो है ना, सॉरी 23, आर्टिकल 23 में क्या बोलते हैं? जो प्रोहिबिट किया है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन्स को खरीदा और बेचा जाता है ना, तो उनको स्लेव बना लिया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है, उनको जो है सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, तो कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ओके, तो ये भी एक तरीके का स्लेवरी ही हो जाती है। हुँ? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन है, तो वो भी इसके अगेंस्ट में बोलते हैं, है ना? कि भई सभी लोगों की राइट्स के बारे में बात करते हैं। ओके, जो स्लेवरी वगैरह नहीं होना चाहिए। कई सारे स्ट्रगल ऐसे भी रहे कि उनकी बहुत ही मतलब लिमिटेड सक्सेस रही, ज़्यादा नहीं रही। आज के टाइम पर भी कम्युनिटीज़ हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं डिफाइन एक ह्यूमैनिटी के लिए। मतलब वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो जो इंसानियत है ना, उसको इस तरीके से डिफाइन किया जाए कि उनको भी इंक्लूड किया जाए उसमें। आज भी कई सारे लोग, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी अभी भी है ना? जेंडर इनइक्वालिटी कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर अभी भी भेदभाव होता है ना? तो जो लिस्ट है ह्यूमन राइट्स के, जो कि पीपल क्लेम करते हैं, इसको एक्सपेंड कर दिया गया ओवर द इयर्स एज़ सोसाइटी ने फेस किया थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। तो ह्यूमन राइट्स की जो डिमांड्स है ना, वो बढ़ती गई, ठीक है? मतलब ह्यूमन राइट्स जो है एक्सपेंड भी होते गए और ज़्यादा, जैसे-जैसे सोसाइटीज़ ने नए-नए थ्रेट्स और चैलेंज फेस किए। ओके, जैसे कि अभी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इंटरनेट का सभी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो प्राइवेसी की डिमांड उठने लगी। अब जो है ह्यूमन राइट्स में आ जाता है प्राइवेसी भी, हुँ? क्योंकि डेटा प्राइवेसी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। डेटा का यूज़ करके किसी का जो है फाइनेंशियल फ्रॉड किया जाता है, किसी को जो है ट्रोल किया जाता है, किसी को ह्यूमिलेट किया जाता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज निकल के आया है ना? पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि इंसानों ने इतना ज़्यादा पॉल्यूट कर दिया है कि अब पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की बात करने लगे हैं, है ना? तो फॉर इंस्टेंस हम जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, ठीक है? टुडे आज के टाइम पर जो है कि हमें प्रोटेक्ट करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को। पहले तो एनवायरनमेंट को पूरा बर्बाद कर दिया, अब कहते हैं प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को, ठीक है? पेड़ काटे जा रहे हैं और कहते हैं कि पेड़ लगाओ, है ना?
तो बर्बाद करके रख दी पृथ्वी पूरी। अब कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इसके साथ-साथ जो है कई सारी डिमांड उठने लगी। किस बारे में? कि राइट टू क्लीन एयर, वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा डेवलपमेंट जो कि हमारी जनरेशन को भी सस्टेन करे और आगे के लोग भी इससे अच्छे से रह सकें, है ना? जैसे कि हमारे पूर्वज जो है खूब सारे जो है पेड़-पौधे लगा कर गए। ओके? तो हम भी खूब सारे पेड़-पौधे लगा कर जाएँ ताकि जो है इससे वाटर साइकिल भी ढंग से रहे, है ना? और एनवायरनमेंट अच्छा रहे, इन लोगों को जो है इससे रिसोर्सेज मिले, है ना? तो आगे की जनरेशन के लिए। तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, है ना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी आपको एक बात पता होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, ठीक है? 2015 में लाए गए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को जो है रिप्लेस कर इनको 2030 तक अचीव करना है। 2015 से 2030 तक अचीव करना है। अब जो है गवर्नमेंट ने रही कसी थोड़ा बहुत जो है अचीव किया, बाकी जो मतलब अचीव तो नहीं कर पाए, थोड़ी बहुत कंडीशन सुधारने की कोशिश की। हर देश को जो है अपने तौर पे ही अचीव करना है अपने लेवल पे, है ना? तो कुछ जो है कंट्रीज़ तो पहले से रिच हैं, उनके यहाँ तो सारे गोल्स फुलफिल्ड हैं, है ना? जो गरीब कंट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि इन तक पहुँच पाएँ, ओके? पर कोविड-19 की वजह से जो है, ये जो है अपने ट्रैक से हिल गए हैं, ठीक है? मतलब कि गवर्नमेंट जो है इसको अब जो है ढंग से इसकी तरफ से चल नहीं पा रहा है। बचे ही कितने साल हैं, है ना? 6 साल बाद फिर कहाँ दूसरे गोल लेकर के आ जाएँगे ये लोग कि ये वाले गोल अचीव करना है, फिर गोल अचीव होते नहीं है इनसे, ठीक है? तो ये भी तो ह्यूमन्स ही है, अब ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। इन गोल्स में क्या दिया हुआ है? जो फर्स्ट होता है नो पॉवर्टी, ठीक है? गरीबी नहीं होनी चाहिए। सेकंड है ज़ीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग, है ना? फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए सभी को। ओके, फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए, है ना? सेवन है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। ओके, इसके अंदर टारगेट्स हैं और छोटे-छोटे जैसे कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग में कि आपको जो है एपिडेमिक खत्म करनी है, जो मलेरिया वगैरह, डेंगू इनको खत्म करना है, जो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, तो ऐसे अंदर टारगेट है इसके। 8 जो आता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? 9 जो है इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 आता है रिड्यूस इनइक्वालिटीज आपको खत्म करनी है। 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है? 13 जो है क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं। 14 जो है क्लाइमेट एक्शन, ठीक है? लाइफ बिलो वाटर, जो लाइफ बिलो वाटर है ना, जो एक्वा जो मेरीन जो लाइफ होती है जैसे कि वेल्स हो गई, जो फिशेस हो गई, सब जो रहते हैं पानी के अंदर। 15 होते हैं लाइफ ऑन लैंड, ठीक है? लाइफ ऑन लैंड की बात करते हैं ये। 16 होता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है? ऐसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, पीस और जस्टिस होना चाहिए। 17 इन गोल्स के लिए आप पार्टनरशिप करो। तो ये 17 गोल्स हैं, ठीक है? तो न्यू अवेयरनेस आई कि चेंजेस हुए, ठीक है? और कई सारे जैसे कि स्पेशली अगर वुमेन और चिल्ड्रन ना कई सारी चैलेंजेस फेस करते हैं। सिख होते हैं, जो सिख पीपल होते हैं वो भी। तो जैसे कि फेस करते हैं, जैसे वॉर होता है ना, वॉर के टाइम पर नेचुरल क्राइसिस होता है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन होते हैं? वुमेन्स होती हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है? अगर वॉर होती है ना, वुमेन के ऊपर वायलेंस होता है सबसे ज़्यादा। वुमेन ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। बच्चे होते हैं क्योंकि उनकी एजुकेशन छूट जाती है, उनकी फैमिली भी प्रॉब्लम हो जाती है ना? तो नेचुरल क्राइसिस होते हैं, तो ये लोग ही फेस करते हैं। इसके लिए डिमांड किया गया राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए। राइट्स ऑफ चिल्ड्रन होना चाहिए, है ना? बच्चों के अधिकारों की भी बात की गई। तो ये जो क्लेम्स थे ना, इन्होंने एक्सप्रेस किया कि मोरल आउटरेज भी आ गया था कि जो है पीपल के लोगों के अधिकारों का वायलेशन हो रहा है। ठीक है? मतलब कि लोग जो है थोड़ा गुस्सा भी होने लगे कि हमारे अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, लोगों की डिग्निटी का, है ना? तो इन्होंने बोला कि रेदर देन तो मतलब कि लोगों ने ना क्या किया कि एक्सपेंड करें और ज़्यादा राइट्स को एक्सटेंड करें, ह्यूमन राइट्स को, इस पे ध्यान दिया गया। हमें समझना होगा कि जो पावर और इन क्लेम्स को समझना होगा, है ना? कि कितनी गहराई की बात की जा रही है, बच्चों के अधिकारों की बात की जा रही है ना? टाइम के साथ-साथ चीज़ें बदलती हैं, तो चीज़ों के साथ-साथ जो है अधिकार भी आते हैं नए, है ना? कई सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो जो इन्वोक किया जाता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है। जैसे जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए भी बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, है ना? आपने सुना होगा पॉप स्टार जो है, बॉब
मैंने तो नहीं सुना। सुना होगा पर। तो जेल्डोफ जो है, तो इन्होंने अपील किया है वेस्टर्न गवर्नमेंट से कि आप पॉवर्टी को खत्म करो अफ्रीका में। एंड रिपोर्ट देखने को मिली है जिसमें ना सपोर्ट किया गया बहुत ज़्यादा लोगों ने, ऑर्डिनरी पीपल ने बहुत सपोर्ट किया इनको, है ना? जब एक पर्सन डिमांड करता है ना उस चीज़ के बारे में, तो लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं। फिर हाँ, ये सही बात बोल रहा है, तो उसके सपोर्ट में लोग आ जाते हैं, है ना? अब देखो लीगल राइट्स एंड द स्टेट। अब ऐसा होता है ना, हम तो डिमांड कर रहे हैं राइट्स को, अगर गवर्नमेंट राइट दे ही ना, फिर क्या? हाँ, तो हम जो राइट क्लेम करते हैं ना, हम अपने आप से क्लेम कर रहे हैं जो अपने आप से, है ना? अपने अंदर से, तो जो डिग्री है ना, सक्सेस तभी हो पाता है इनका जब जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स जो इसको सपोर्ट करें ना, मतलब कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, कानून का सपोर्ट हो, है ना? आप कितना भी जेंडर इक्वालिटी चला दो, पर कानून ही जब अनइक्वल तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, फिर क्या ही होना है ना? तो कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, है ना? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कह दिया कि ये राइट्स है, पर इसको कोई मान ही नहीं रहा, है ना? जब राइट फॉर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट था, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो सभी लोगों ने मान लिया। उससे पहले तो नहीं मान रहे थे ना? तो लीगल रिकॉग्नाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ओके? कि गवर्नमेंट ने, कानून ने उसको मान लिया है कि ये अधिकार है। बिल ऑफ राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कई सारी कंट्रीज में। यूएस में बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस जो है रिप्रेजेंट करते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, तो कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड होता है, ठीक है? हमारा जो संविधान के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं, है ना? तो सबसे जो पहला जो सबसे हाईएस्ट कानून होता है हमारे, जो हर किसी के देश में। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन कुछ राइट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो अधिकार लिख दिए, तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, है ना? ऐसे ही हमारे देश में भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ओके, तो अदर लॉज एंड पॉलिसीज जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं इन अधिकारों का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए। अब कोई भी कानून लाया जाएगा ना हमारे देश में, तो फंडामेंटल राइट्स का रिस्पेक्ट करेंगे और फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं करते। अगर वो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करते हैं, फिर आ जाते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट को बता देते भाई तुम ये फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं कर सकते, इस कानून को जो है नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। ओके, जो हमारे संविधान में राइट्स मेंशन किए गए हैं, तो इनको जो है बेसिक इम्पोर्टेंस दी गई है, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। कुछ जो है इनको सपोर्ट भी मिलता है, ठीक है? सप्लीमेंटेड बाय क्लेम्स, क्योंकि इनको इम्पोर्टेंस मिली हुई है पर्टिकुलर हिस्ट्री में एंड कस्टम ऑफ द कंट्री। ओके, जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया। हमको फ्रीडम ऑफ जो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं देते थे वो लोग, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देते थे, तो जो लीडर्स थे हमारे वो अपने विचार जो है न्यूज़पेपर में लिख देते थे। ओके, और फिर न्यूज़पेपर को पढ़ के लोगों को समझ में आता था कि ये जो है अंग्रेज तो हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, है ना? हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था ये लोग गुलाम बना के रखे हैं। तो अंग्रेजों को इससे लॉस हो जाता था। ओके, वो प्रॉब्लम में पड़ जाते थे। इसलिए क्या किया गया, हमारे संविधान बनाने समझ गए थे कि भाई अंग्रेज कर सकते हैं, आगे चल के ये जो हमारे देश के लोग भी तो करप्ट हो सकते हैं, वो लोग भी तो गलत काम कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए जो है हमारे संविधान में कई सारे अधिकार दिए गए। जैसे कि 14 में राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई। 15 में बात की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो सभी को जो है उनकी अपॉर्चुनिटी होती है। सभी लोग जो है उस पे क्लेम कर सकते हैं। ओके, 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात किया गया। हमारे देश में अगर देखें प्रोविजन था कि बैन करना है अनटचेबिलिटी को, जो कि ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिस थी कंट्री में, है ना? पहले के समाज में जो है ये अनटचेबिलिटी नाम का भूत बहुत था, ठीक है? तो ये अनटचेबिलिटी की वजह से लोगों की आर्टिकल 21 का भी वॉयलेशन होता है। हुँ। किसी को आप छुआ-छूत के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो आर्टिकल 21, 15 सबका वॉयलेशन होता है। 21 राइट टू लाइफ, 15 की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इसको बैन किया गया हमारे देश में। आर्टिकल 17 में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन क्लेम्स का। जब संविधान में वो लिख दिया गया है, कानून ने उसको बोल दिया है कि ये अधिकार है, तो उसको सभी लोगों को मानना होता है। कई सारे थ्योरिस्ट जो है डिफाइन करते हैं राइट को एज अ क्लेम दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। जो स्टेट ने जिसको मान लिया है, जिस अधिकारों को, उन क्लेम्स को, तो उसी को राइट कहा जाता है। ये डेफिनेशन भी हो गई। कई सारे थ्योरिस्ट कहते हैं कि राइट्स वो होते हैं जिनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं स्टेट। जब लीगली उस राइट को जो है मान लिया जाता है ना, तो उसको स्पेशल स्टेटस मिल जाता है सोसाइटी में। और इसीलिए फिर क्या होता, पर ये बेसिस नहीं होता है जिस पे आप राइट्स को क्लेम कर सकते हो।
तो हमने डिस्कस किया था पहले कि राइट्स जो है डिपेंड करते हैं, जितने ज़्यादा ना एक्सपेंड होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं अधिकार, तो इनको रीइंटरप्रिटेट किया जाता है, ओके? तो और ज़्यादा जो है, जो पहले जो लोगों को छोड़ दिया गया था, उनको भी इंक्लूड किया जाता है ना? तो उनके अधिकारों की भी बात की जाती है, जिससे हमको देखने को मिलता है कंटेम्परेरी आज के टाइम पर जो अंडरस्टैंडिंग है कि क्या मतलब होता है लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट का, ओके? तो वही बात है कि राइट्स जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है, स्टेट का सपोर्ट मिल जाता है, लीगल चीज़ मिल जाती है, तो फिर वो तो स्पेशल राइट हो जाते हैं, है ना? कई सारे क्लेम्स में जो है, तो जब भी राइट की बात करते हैं ना, कई सारे केसेस में भी, तो राइट को डायरेक्ट कर दिया जाता है किसकी तरफ? स्टेट की तरफ, क्योंकि स्टेट से ही तो डिमांड करेंगे ना हम अपने अधिकार की। अगर हमारे अधिकारों का कोई वॉयलेशन कर रहा है, तो हम अपने जुडिशरी के पास में जाएँगे, है ना? इन्हीं अधिकारों के थ्रू जो है पीपल क्या करते, डिमांड करते हैं स्टेट से, है ना? जब आप अपने राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, तो आप स्टेट के पास जाओगे कि स्टेट ऐसा प्रोविज़न बनाए ताकि जो है मेरी एजुकेशन अच्छे से हो पाए, है ना? जब स्टेट ने जो है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था संविधान में 2003 में, तो इसको क्या किया गया, आर्टिकल 21 ए में जो है फंडामेंटल राइट बना दिया गया, जो कंपल्सरी एजुकेशन करती गई, एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है? तो एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया। फिर 2009 में कानून लाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना? तो ये क्या हुआ, लोगों ने डिमांड किया, तो ये जो है कानून में ला दिया गया एजुकेशन को। ओके, सोसाइटी भी इसको एक्सेप्ट करती है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को, तो वो अपनी तरफ से अलग से कंट्रीब्यूशन करते हैं। कई सारे ग्रुप जो होते हैं वो ओपन करते हैं, स्कूल खोलते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, है ना? कई सारी कंपनीज भी स्कॉलरशिप देती हैं, ओके, ताकि चिल्ड्रन जो है सारी क्लासेस में बेनिफिट मिले उनको एजुकेशन का। तो एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ओके। बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है स्टेट की होती है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की आती है हर जगह। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो गवर्नमेंट को आना चाहिए वहाँ। अगर आपको बिजनेस अच्छा करना है अपने देश में तो गवर्नमेंट को रोल प्ले करना होगा, ओके। वैसे ही ना, आपको कुछ भी ठीक करना है अपने देश में, सबसे पहले गवर्नमेंट को इनिशिएट करना होता है नेसेसरी स्टेप, ताकि जो है राइट टू एजुकेशन भी फुलफिल हो पाए, है ना? इसलिए राइट्स जो होते हैं एक ऑब्लिगेशन लगा देते हैं स्टेट के ऊपर कि वो इस तरीके से काम करे। हर राइट जो है इंडिकेट करता है कि स्टेट को जो है अच्छे से काम करना चाहिए, है ना? और क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताते हैं। जैसे कि राइट टू लाइफ क्या बोलता है? ऑब्लिग करता है स्टेट को कि स्टेट को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो कि आपको प्रोटेक्ट करे, आपको कोई तरीके की इंजरी ना हो, ऐसे कानून बनाने चाहिए। तो राइट टू लाइफ बोलो ना, ऐसे कानून बनाने चाहिए। ये कॉल करते हैं कि पनिश भी करो ऐसे लोगों को जो लोग हर्ट करते हैं हमें और हार्म करते हैं हमें, है ना? तो 2 चीज़ें बोल रहे हैं। राइट टू लाइफ में क्या पता चला आपको कि स्टेट को क्या करना चाहिए, ऐसे कानून बनाने चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट करें। और ऐसी पनिशमेंट का इंश्योर करना चाहिए, जो पर्सन आपकी जो लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं ना, जो आपको नुकसान पहुँचा रहा है, तो उसको पनिशमेंट भी मिले। अगर सोसाइटी ये मान रही है कि राइट टू लाइफ का मतलब ये होता है कि उनको अच्छी क्वालिटी की, गुड क्वालिटी की लाइफ मिले, तो स्टेट से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए कि वो परस्यू करे, ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि लोगों को जो है क्लीन एनवायरनमेंट मिले, उसके साथ-साथ जो है दूसरी कंडीशन भी मिले जो कि नेसेसरी है उनकी हेल्दी लाइफ के लिए। जैसे कि हेल्थ की सर्विसेज़ मिले। इन अदर वर्ड्स, जो इनका राइट है, तो ऑब्लिगेशन डालता है स्टेट के ऊपर टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। तो 2 लाइन हो गई इम्पोर्टेंट। एक तो था कि क्लेम्स होते हैं सोसाइटी में, ये वाला कि राइट्स जो होते हैं, क्लेम होते हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, ओके, ये इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ये चीज़, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, जो आप शॉर्ट में लिख सकते हो, जो राइट्स जो होते हैं सर्टेन ऑब्लिगेशन डालते हैं स्टेट के ऊपर कि इनको इस तरीके से काम करना है। ओके, राइट्स जो है सिर्फ इंडिकेट ये नहीं करते कि स्टेट को क्या करना चाहिए, ये भी सजेस्ट करते कि स्टेट को क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कह दिया कि मेरा अधिकार है कि मेरा जो कि मैं एक पर्सन के तौर पर जो राइट टू लिबर्टी होता है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि, मतलब इसके साथ-साथ ये भी आता है कि स्टेट आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, है ना? अपनी मर्ज़ी से, ठीक है? आपको एक और चीज़ बताते हैं, रॉलेट एक्ट लाया गया था 1919 में, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था ना? इसके बाद में हुआ था। तो इस एक्ट के तहत इसको काला कानून भी कहा गया था। इस एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स किसी को भी अरेस्ट कर लेते थे, किसी को भी जेल में भर देते थे, ओके? और वो पर्सन जो है इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, ओके? कितने भी साल के लिए। काला पानी की सज़ा दी जाती थी हमारे देश में। काला पानी जो जेल है वहाँ पर अंडमान निकोबार में, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा अत्याचार करते थे ब्रिटिशर्स जो इंडियंस पे,
तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना? तो इसलिए जो है स्टेट हमारे देश में ना लीडर्स ने देखा कि ये अंग्रेज तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट भी ऐसी हरकतें करे, है ना? डेमोक्रेटिक भले हो जाए हमारी देश, डेमोक्रेसी आ जाए, पर हो सकता है गवर्नमेंट, लोग तो है ना, लोग तो पावर में अंधे हो जाते हैं कभी-कभी, है ना? तो इसलिए उन्होंने ये प्रोविज़न डाला कि कोई भी किसी को भी बिना बात के अरेस्ट नहीं कर सकता है अपनी मर्ज़ी से, है ना? अगर वो चाहते हैं आपको जेल में डालना, तो उनको डिफेंड करना पड़ेगा अपने एक्शन को। उनको बताना पड़ेगा कि आपने ये क्राइम किया है, इसलिए आपको जो जेल में डाला जा रहा है, ठीक है? उनको रीज़न देना पड़ेगा कि आपकी लिबर्टी क्यों छीन रहे हैं, वो आपकी जो आज़ादी है उसको क्यों छीन रहे हैं, है ना? जुडिशियल कोर्ट के सामने। कोर्ट के सामने उनको बताना होगा कि आपको जेल में इसलिए डाला गया है, सॉरी आपको बोल रहे, मतलब उस पर्सन को जेल में इसलिए डाला गया है क्योंकि उसने एक क्राइम कमिट किया। इसलिए ना जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है ना, तो पुलिस को जो है उनको अरेस्ट वारंट दिखाना होता है ना। पूछते हैं ना अरेस्ट वारंट कहाँ है? आप हमको ऐसे नहीं ले जा सकते, है ना? हमारे देश में जो है पुलिस वैसे ही एक्ट करती है जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पर पुलिस किया। पुलिस का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना लोगों को। पर आज के नाम पे, आज के टाइम पे जो है पुलिस से लोग डरते हैं। पुलिस इतनी करप्ट है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है पुलिस कितनी कितनी घटिया हो चुकी है ना? मतलब सारे लोग नहीं होते, पर मैक्सिमम केसेज़ में जो लॉ मेक जो मतलब रक्षा की भक्षक बन जाते हैं, है ना? तो हमारे राइट्स जो हैं कुछ कॉन्स्टेंट लगाते हैं स्टेट के ऊपर। इसलिए ना गवर्नमेंट जो है राइट्स के बारे में कम बोलती है। राइट्स को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहती है, क्योंकि राइट्स जो है लिमिटेशन लगा देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि फिर गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर पाती है ना? तो हमारे राइट्स जो होते हैं इंश्योर करते हैं कि अथॉरिटी ऑफ स्टेट इज़ एक्सरसाइज्ड विदाउट वायलेटिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी। मतलब कि आप अपने अधिकारों का यूज़ करो गवर्नमेंट, पर आपको ये अधिकार नहीं है कि आप हमारे अधिकारों का हनन करो, है ना? तो आप अपने जो है कानून बनाओ, पर ऐसे कानून मत बनाओ कि लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल दें वो, है ना? जो हमारी इंडिविजुअल लाइफ, हमारी आज़ादी छीने। स्टेट है सोवरेन अथॉरिटी, स्टेट को अधिकार है कि वो अपने जो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं अंदर या फिर बाहर के देश का, है ना? सॉरी, हमारे देश का जो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं दूसरी कंट्री के रिलेशन के साथ में, ठीक है? और जो हमारे देश में क्या सही होना, क्या जो सही है उसके लिए वो डिसीजन ले सकते हैं। तो यही सोवरेन सोवरेन कहलाता है ना? सोवरेन अथॉरिटी। तो वो लॉ बना सकते हैं जो कि एनफोर्स करे विथ फोर्स। पर सोवरेन स्टेट जो है सिर्फ एग्ज़िस्ट नहीं करता है अपने लिए, वो इंडिविजुअल के लिए भी होता है। क्योंकि सारी की सारी जनता रहती है तभी तो वो स्टेट बना हुआ है ना? तो इंडिविजुअल की प्रायोरिटी होती है इंडिविजुअल, है ना? तो मतलब कि स्टेट के पास में पावर है कि वो स्ट्रिक्टली लॉ को इम्प्लीमेंट कर सके, पर वो कानून जो है इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर पीपल जो है वो ज़्यादा मैटर करती हैं, उनकी वेल-बीइंग ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है? उसको परस्यू करना चाहिए गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट पावर में है, उसको जनता की देखभाल करनी चाहिए, है ना? अच्छे से रखना चाहिए, उनको जो हेल्थ, एजुकेशन सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसी फ्रीडम देनी चाहिए कि भाई अपनी वो लिबर्टी को एन्जॉय कर पाएँ और अपने आप को जो है, अपने टैलेंट को, पोटेंशियल को अचीव कर पाएँ, है ना? तो रूलर्स अकाउंटेबल होते हैं अपने एक्शंस के लिए। अगर जो है पहले के टाइम पर क्या होता था, अगर किसी लीडर की वजह से कुछ मतलब ये पर्सन जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का मिनिस्टर है। अब देखो इनके अंडर ही जो है किसी जो है रेल का एक्सीडेंट जो हो जाता है ना, कोलिशन हो जाता है, तो इन्होंने क्या किया, रिजाइन कर देते थे पहले कि मैं मिनिस्टर होके भी कुछ नहीं कर पाया, है ना? पर आज के टाइम पर ना एजुकेशन मिनिस्टर भी कुछ नहीं करते, कितना भी करप्शन हो रहा हो, कितना भी गलत हो रहा हो बच्चों के साथ में, ना स्टेटमेंट तक नहीं आती है। रेलवे मिनिस्टर कोई कुछ नहीं बोलता है ना? तो ये अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। अभी भी जापान में भी ऐसे ही होता है, अगर उनके अंडर कुछ हो जाता है ना, तो वो लोग फिर रिजाइन कर देते हैं अपनी पोस्ट से। ठीक है? तो अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने एक्शन के लिए। आप जो कर रहे हो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है? अगर आप अभी जो है प्रॉपर इस पे फ़ोकस कर रहे हो लेक्चर में, है ना? तो आपको चीज़ें जानने को मिल रही हैं, तो आप जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप कहीं जो है एन्जॉय कर रहे हो, रील्स वगैरह देख रहे हो, ठीक है, शॉर्ट्स देख रहे हो, तो आप जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, है ना? तो आपको ये मतलब जो रूलर्स होते हैं ना, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो लॉ एग्ज़िस्ट करता है ना, वो जनता की भलाई के लिए है वो कानून। जनता को प्रॉब्लम में ना डाले वो। जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने वो कानून बनाया है, ठीक है? गुड के लिए है लोगों की, ओके? तो इतना चैप्टर आपको समझ में आया? आगे का जो है हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। आपको जो है लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।